हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे प्लस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों इस बार 14 दिसंबर को है। देखा जाए दोस्तों तो समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। एक दिन दोस्तों, एक न एक दिन दोस्तों कम ही होता जा रहा है। 20 दिन का दोस्तों अप्रॉक्स समय और आपके पास बचा हुआ है। 20 दिन का समय दोस्तों देखा जाए तो और मात्र बचा हुआ आपके पास है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इन 20 दिनों में दोस्तों पढ़ करके भी आप सीटेट एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए करना क्या होगा आपको, डेली ऑन बेसिस दोस्तों 2014 से लेकर के 2023 तक जितने भी दोस्तों सीटेट के पेपर हुए हैं, सभी पेपर्स को दोस्तों सॉल्व करके जाइए ज़रूर। PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों ज़रूर लगा के जाइए और निश्चित रूप से दोस्तों आप इस बार का सीटेट एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। हमने भी दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीटेट एग्ज़ाम पास किया था, जब हमने दोस्तों PYQ लगाया। 2 महीने दोस्तों हमने लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहे। ठीक है, देखिए दोस्तों आप जितना भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन दोस्तों मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। आज की इस क्लास में दोस्तों हम आपको हिंदी के 30 प्रश्नों का दोस्तों एक मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं और देखते हैं दोस्तों कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि चाहे आपका पेपर 1 to 5 हो, 1 से 5 का हो या 6 से 8 वाला पेपर हो, यानी पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड, दोनों में दोस्तों हिंदी 30 नंबर की आएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस मॉक टेस्ट को दीजिए और देखिए कि कितनी अच्छी तैयारी अभी तक आप लोगों ने हिंदी में की है। हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा और इस टेस्ट को दे करके ही जाइएगा। दोस्तों जब भी हमारे इस चैनल को आप देख पा रहे हो तो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि हम दोस्तों आपको लगातार ऐसे ही मॉक टेस्ट दोस्तों लगातार आपको करा रहे हैं, ताकि दोस्तों आपको एग्ज़ाम जो सीटेट का एग्ज़ाम है आप आसानी से पास कर लें। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न। देखिए दोस्तों हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यही दोस्तों टेस्ट का प्रोसेस है। और देखते हैं दोस्तों कि हिंदी के 30 प्रश्नों में आज की इस क्लास से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा का होना चाहिए क्योंकि। प्रश्न को दोस्तों फिर से रीड करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा का होना चाहिए क्योंकि वह सरल होती है, वही एकमात्र माध्यम होती है, उसी में बच्चों का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, पुस्तकें इसी भाषा में होती हैं। आप लोगों को दोस्तों बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम लॉजिकल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसी में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों बी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, एकमात्र माध्यम है, ये नेगेटिव ऑप्शन, ये नहीं होगा आपका। पुस्तकें इसी भाषा में होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि पुस्तकें मातृभाषा में होती हैं, ये भी नहीं होगा आपका। वह सरल होती हैं, ऐसा भी नहीं है कुछ दोस्तों, इसलिए आपका ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा टेस्ट का, और देखते हैं दोस्तों कितने लोग कंप्लीट टेस्ट दे करके जाते हैं और बताते हैं कि अपना स्कोर कितना रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये आंसर इसका आप बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है। पूछा गया प्रश्न है कि प्रत्येक बच्चे की भाषा खाली स्थान होती है, जटिल होती है, सरल होती है, अपने आप में अपूर्ण होती है, अपने आप में पूर्ण होती है। आप लोग बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता दें दोस्तों, प्रत्येक बच्चे की भाषा अपने आप में अपूर्ण होती है, पूर्ण नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, मीन्स कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो टेस्ट हमने आपको करा रहे हैं, हम आपको जो ये टेस्ट दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सीटेट के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। प्रश्न हमारा है कि भाषा शिक्षक का यह दायित्व है कि जो लैंग्वेज का जो टीचर है दोस्तों, जो लैंग्वेज के शिक्षक हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाएं। क्या ऐसा है? बच्चों को मातृभाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराएं, बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसे संबंध बनाएं, बच्चों को अनिवार्यतः लिखित कार्य दें। आप लोग बताइए दोस्तों भाषा शिक्षक का क्या काम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाए दोस्तों, यही लैंग्वेज टीचर का दायित्व होता है। 3 प्रश्न दोस्तों हम आपको कराए, इन 3 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप देखते चलिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, ये आपके सामने रहा दोस्तों प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
प्रश्न हमारा है कि विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचित समझ होती है, बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचित समझ नहीं होती है, बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में पूर्णतः दक्ष होते हैं, बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमज़ोर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में पूर्णतः दक्ष होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, विद्यालय आने से पहले जो दोस्तों होते हैं बच्चे अपने लैंग्वेज में वो पूर्ण होते हैं, ठीक है, दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं उसमें। अगली प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 6 वर्षीय तुलिका बातचीत करते समय कभी कभी अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, यह किस ओर संकेत करता है। तुलिका को भाषा की बिल्कुल जानकारी नहीं है, उसका शब्द भंडार बहुत कम है, वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है, उसे केवल अपनी भाषा ही पसंद है। आप लोग बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है। अगला प्रश्न है दोस्तों है कि इनमें से कौन सी बीमारी भाषा शिक्षण से संबंधित नहीं है। डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या अवसाद। कौन सा बीमारी दोस्तों भाषा शिक्षण से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिसकैल्कुलिया। ये आपका दोस्तों भाषा शिक्षण से संबंधित बीमारी नहीं है, बाकी ये तीनों दोस्तों आपकी संबंधित हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि अनीसा श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ने के लिए बार बार खड़ी हो रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन हो सकता है यह उसकी शैतानी हो, क्लास में उसका मन न लग रहा हो सकता है क्लास के अन्य छात्रों की तुलना में उसकी लंबाई कम हो, और दृष्टि संबंधी विकार या लंबाई दोनों समस्याएं हो सकती हैं। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर आप हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृष्टि संबंधी विकार या लंबाई दोनों समस्याएं हो सकती हैं। दृष्टि संबंधी मीन्स देखने में संबंधित दोस्तों, या लंबाई संबंधी दोनों समस्याएं उसके साथ हो सकती हैं। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि दिए गए विकल्पों में भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या आपको बताना है। बहुभाषिक क्लास में एक भाषा के माध्यम से पढ़ाना, बच्चों को भाषा का महत्व बताना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, बच्चों को बिना डांटे पढ़ाना। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाषा शिक्षक की में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है भाषा शिक्षक के पास दोस्तों, कि बहुभाषिक क्लास में एक भाषा के माध्यम से पढ़ाना, यही दोस्तों उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अति आवश्यक क्या है। शिक्षण सामग्री, भेदभाव रहित शिक्षण, शैक्षिक भ्रमण या तकनीकी शिक्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका भेदभाव रहित शिक्षण। ये दोस्तों आपकी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अति आवश्यक यही है, ठीक है, भेदभाव रहित शिक्षण आपका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि मान लीजिए आपकी क्लास में किसी छात्र का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है। इस परिस्थिति में एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे। उसे घर भेज देंगे, उसके अभिभावक को सूचित कर देंगे, उसे आराम करने की सलाह देंगे, उसे प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए चिकित्सक के पास ले जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि उसे प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए चिकित्सक के पास ले जाएंगे। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निदानात्मक शिक्षण की किस विधि के द्वारा छात्रों की वर्तनी संबंधी त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है कि छात्रों की वर्तनी संबंधी त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है निरीक्षण, परीक्षण, साक्षात्कार या संचित अभिलेख। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका परीक्षण की माध्यम से। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निदानात्मक शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत शिक्षार्थी की व्यक्तिगत योग्यताओं का लिखित ब्यौरा तैयार किया जाता है। परीक्षण, निरीक्षण, संचित अभिलेख या साक्षात्कार। राइट आंसर दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं इसका क्या आंसर हो सकता है। राइट आंसर विल बी द दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मीन्स संचित अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। श्रवण कौशल का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है। श्रवण प्रक्रिया द्वारा अर्थ ग्रहण करना, बातचीत के योग्य बनाना, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, सस्वर वाचन के योग्य बनाना। जल्दी से दोस्तों फटाफट इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। तो श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों श्रवण प्रक्रिया द्वारा अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि इनमें से किस विधि के माध्यम से अध्यापक यह जांचता है कि छात्र ने सुने हुए विषय को ग्रहण किया है या नहीं। पहला ऑप्शन है विषय संबंधित प्रश्न पूछकर, विषय को दोहराकर, लिखित परीक्षा करवाकर, विषय संबंधी गृह कार्य देकर। राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विषय संबंधित प्रश्न पूछकर।
विषय संबंधित प्रश्न पूछकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है दोस्तों कि रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा किस कौशल को विकसित किया जा सकता है? पठन कौशल, लेखन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या श्रवण कौशल? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रवण कौशल। रेडियो और टेलीविजन के दोस्तों द्वारा सुना जाता है, इसलिए सुनने का काम श्रवण कौशल कहलाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों की कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद? इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुलसीदास। कवितावली के जो रचनाकार हैं दोस्तों तुलसीदास जी हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। विनय पत्रिका की भाषा, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा या अपभ्रंश है? राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा दोस्तों ब्रजभाषा है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो दोस्तों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये विभिन्न उच्चारण स्थान होते हैं। तो दोस्तों ट वर्ग आपको बताना है, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा कंठ, तालु और उसके बाद मूर्धा हो जाएगा, मीन्स मूर्धन्य हो जाएगा। यानी 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट जो है ट ठ ड ढ दोस्तों आपका मूर्धा हो जाएंगे, मूर्धन्य। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अंधेर नगरी के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं, हरिकृष्ण प्रेमी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, राम कुमार वर्मा है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बता देंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे जगनीक, खुसरो, सरापा या गोरखनाथ? राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा खुसरो। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि खुसरो थे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो है, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न दोस्तों आपके पेडागॉगी से पूछे जाएंगे, बाकी के 15 प्रश्न दोस्तों आपके पैसेज पे आधारित रहेंगे। पेडागॉगी मतलब होता है दोस्तों शिक्षण पे आधारित। तो ये 15 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, बाकी 15 प्रश्न को देखते हैं दोस्तों पैसेज के माध्यम से। 2 इसमें पैसेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पैसेज को पढ़ते हैं और इस पे आधारित प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, ये हमारा पैसेज है और यहाँ पे दोस्तों देखिए 31 से लेकर के 36 तक प्रश्न इस पे दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो चलिए दोस्तों पैसेज को पढ़ा जाए। मातृभाषा के रूप में हिंदी उच्चारण की शिक्षा देने का अर्थ है हिंदी की विभिन्न बोलियों जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि के बोलने वालों हिंदी उच्चारण की शिक्षा देना। इसके लिए बच्चों की जो मातृबोली हो उसके स्वरों, संयुक्त स्वरों, स्वरानुक्रमों, व्यंजनों, संयुक्त व्यंजनों, व्यंजनानुक्रमों, फलातघात तथा अनुनाद, अनुतान आदि का विश्लेषण कर लेना चाहिए। फिर पीछे जैसे अन्य भाषा के रूप में हिंदी उच्चारण की शिक्षा पर विचार करते हुए कहा गया उस बोली को भाषा फर्स्ट मानकर तथा हिंदी को भाषा सेकंड मानकर दोनों के ऊपर सांकेतिक प्रकार की तुलनात्मक चार्ट बनाकर व्यतिरेक विश्लेषण के आधार पर अंतरों को सूचीबद्ध कर लेना चाहिए। साथ ही उस बोली के बोलने वाले से मानक हिंदी के उच्चारण में होने वाले अशुद्धियों को भी विश्लेषण कर लेना चाहिए क्योंकि उच्चारण की गलतियां केवल मातृबोली या मातृभाषा के व्यवधान से ही नहीं होती, बल्कि लक्ष्य भाषा की ध्वनि संरचना के ठीक जानकारी का अभाव भी अशुद्धियों को जन्म देता है। इसके बाद उच्चारण की शिक्षा के लिए शिक्षण बिंदु निकाले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका गद्यांश था और इस पर आधारित ये प्रश्न है, इनके आंसर्स आपको बताने हैं। पहला प्रश्न दोस्तों इससे पूछा गया है कि मातृभाषा के रूप में हिंदी उच्चारण की शिक्षा देने का अर्थ हिंदी की विभिन्न बोलियों के बोलने वालों को हिंदी लिपि की शिक्षा देना है, हिंदी उच्चारण की शिक्षा देना है, हिंदी व्याकरण की शिक्षा देना है, बोलियों में सुधार। राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी उच्चारण की शिक्षा देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों है कि हिंदी उच्चारण की शिक्षा देने से पहले बच्चे की मातृबोली के खाली स्थान का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। किसका विश्लेषण दोस्तों नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों स्वरों, संयुक्त स्वरों या स्वरानुक्रमों का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के अंतरों को सूचीबद्ध किस आधार पर करना चाहिए? विश्लेषण के आधार पर, व्यतिरेक विश्लेषण के आधार पर, संश्लेषण के आधार पर, व्याकरण के आधार पर? राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका व्यतिरेक विश्लेषण के आधार पर। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं? लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं? इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई सीखी जाने वाली भाषा को लक्ष्य भाषा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भाषा के उच्चारण में गलतियां होने के कारण मातृभाषा या मातृबोली में व्यवधान का
होना, लक्ष्य भाषा की ध्वनि संरचना की सही जानकारी ना होना, हिंदी को प्रथम भाषा के तौर पर पढ़ना, बोलियों में ज़्यादा मात्राओं अनुस्वरों का होना, लक्ष्य भाषा का मातृभाषा से मेल न खाना। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उच्चारण की अशुद्धियों को दूर करके खाली स्थान के लिए ही शिक्षक बिंदु निकाले जा सकते हैं। भाषा की शिक्षा, वर्तनी की शिक्षा, उच्चारण की अशुद्धियाँ या उच्चारण की शिक्षा। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चारण की शिक्षा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों 37 से लेकर के 40 तक, इसको दोस्तों कविता को पढ़ना और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पोयम है। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। बहुत ही अच्छी पोएम दोस्तों, इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका आंसर दोस्तों आप बताएं क्या होगा। सांझ का समानार्थक शब्द क्या है? सूर्यास्त है, सुबह है या दोपहर या इनमें से कोई नहीं। सांझ दोस्तों किसको कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यास्त। सांझ मीन्स सूर्यास्त, समानार्थक शब्द है। अगला प्रश्न दोस्तों, बूंद भर का क्या तात्पर्य है? काफी कम मात्रा में, अधिक मात्रा में, समान मात्रा में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काफी कम मात्रा में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि कविता की इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या दोस्तों आपका रौद्र रस। आप लोग बताइए दोस्तों इसमें कौन सा रस है? राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा हास्य रस। कविता की इन पंक्तियों में हास्य रस आपका है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है और इस टेस्ट का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। प्रश्न हमारा है कि उपर्युक्त पद्यांश में खड़ा खड़ा शब्द कौन सा समास है? ठीक है, कौन सा समास है दोस्तों बताना है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों ये हिंदी के आपके 30 प्रश्न हमने कराए। इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, आप अपना एनालिसिस जरूर कर लीजिए। और दोस्तों अगर 30 प्रश्न में अप्रॉक्स आपके 30 आउट ऑफ 30 हैं दोस्तों, तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। या दोस्तों अगर आप 25 प्लस हैं दोस्तों तो भी